Welcome back students. Today we will discuss the next topic, that is the fish production in case of animal husbandry. So what is about the fish production? Fish production एक्चुअल में होता क्या है? फिशरीज, फिश प्रोडक्शन को फिशरीज भी बोला जाता है. फिशरीज मीन्स दैट इज इट इन्वॉल्व्स रियरिंग, कैचिंग एंड सेलिंग ऑफ फिशेस. उनको रियर करना, उनको कल्चर करना, कैच करना, उनको पकड़ना एंड सेलिंग, और उनको मार्केट में सेल आउट कर देना, ये सारी प्रोसेस फिशरीज का पार्ट है. फिश को क्यों यूज किया जाता है? बिकॉज इट इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन. ये एनिमल प्रोटीन का चीप सोर्स है, बड़ा सस्ता सोर्स है. फिश प्रोडक्शन इंक्लूड्स, अब फिश प्रोडक्शन में सिर्फ क्या फिशेज को ही कल्टीवेट किया जाता है? तो एक्चुअल में इसमें सिर्फ फिश को यूज नहीं किया जाता, बल्कि फिश के अलावा दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी यूज किया जाता है. तो इसमें फिश प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं फिन्ड ट्रू फिश, यानी कि जो एक्चुअल में जो फिश हैं वो तो यूज किए ही जाते हैं. फिन्ड का मतलब जिनकी फिन्स होती हैं. अब फिन्स का मतलब क्या होता है? जैसे इस तरह के स्ट्रक्चर आपने देखे होंगे. तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको फिन्स बोलते हैं. तो जिनके ये फिन्स होते हैं उनको बोलते हैं फिशेस, यानी कि फिन्ड ट्रू फिश. एक्चुअल में फिश ये होते हैं. सेल फिश क्या होते हैं? एक्चुअल में ये फिश नहीं है, लेकिन फिर भी इनको फिश बोला जाता है. इनके बाहर सेल होता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है, या हार्ड स्ट्रक्चर हो सकता है कोई और भी. प्रॉन्स एंड मोलस्क. मोलस्क का एग्जाम्पल जैसे स्नेल होते हैं. इसके अलावा ऑक्टोपस आपने देखा होगा किसी मूवी सीन के अंदर या किसी डिस्कवरी शो पे. प्रॉन्स जिनको काफ़ी ज़्यादा फॉरेन कंट्रीज में खाने में यूज किया जाता है. तो ये सारे सेलफिश भी यहाँ पे कल्टीवेट किए जाते हैं. नाउ व्हाट आर द टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, यानी कि फिश को ऑब्टेन करने के तरीके क्या हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है कि फिश को कैसे ऑब्टेन करते हैं. तो दो तरीके हैं फिश ऑब्टेन करने के. फर्स्ट कैप्चर फिशिंग, यानी कि किसी भी नेचुरल बॉडी से जनरली जो वहाँ पे फिश ग्रो करती हैं, डेवलप कर रहे हैं, उनको पकड़ लेना. सो कैप्चर फिशिंग फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, किसी भी रिवर से, ओशन से, सी से उनको कैप्चर करना, उसको हम कैप्चर फिशिंग बोलते हैं. सेकेंड इज कल्चर फिशरी और फिश फार्मिंग. कल्चर फिशरी और फिश फार्मिंग क्या होता है? यहाँ पे नेचुरल वाटर बॉडी से उनको कैच नहीं किया जाता, बल्कि उनको रियर किया जाता है, उनको पाला जाता है और उसके बाद उनको कैप्चर करके सेल किया जाता है. तो इसको कल्चर फिशरी या फिश फार्मिंग बोलते हैं. अब जो कल्चर फिशरी है या कैप्चर फिशरी है, इनके लिए वाटर सोर्स क्या होता है? पानी कौन सा होता है? तो सभी तरह का वाटर इसमें इंक्लूड होता है. सी वाटर हो सकता है, फ्रेश वाटर हो सकता है, यानी कि रिवर्स और पॉन्ड्स, उसमें पाला भी जा सकता है और वहां से पकड़ा भी इनको जा सकता है. नाउ फिशिंग कैन बी डन बाय कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिश इन बोथ मरीन एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, यानी कि किसी भी वाटर बॉडी में इनको वहां से कैप्चर किया जा सकता है या वहां पे इनको कल्टीवेट किया जा सकता है. नाउ टाइप्स ऑफ फिशरीज, कौन से वाटर के अंदर उनको से उनको पकड़ा जा रहा है, कौन से वाटर के अंदर उनको रियर किया जा रहा है, उसके बेस पे फिशरीज के दो टाइप बनते हैं, मरीन फिशरीज एंड इनलैंड फिशरीज. मरीन फिशरीज का मतलब क्या होता है? इट इंक्लूड्स बोथ कैप्चर एंड कल्चर फिशरी इन मरीन वाटर. यहाँ पे चाहे कैप्चर मेथड यूज किया जाना हो या कल्चर मेथड, वो क्या किस में जाता है? मरीन वाटर के अंदर, यानी कि सोल्टी वाटर के अंदर, इसलिए इसको मरीन फिशरी बोला जाता है. नेक्स्ट कैप्चर फिशरीज. जो कैप्चर फिशरीज है उसमें क्या इंक्लूड होता है? तो सबसे पहले मरीन फिशरीज की हम बात करें तो इंडियाज मरीन फिशरी रिसोर्सेज इंक्लूड, यानी कि मरीन फिशरीज में के रिसोर्स कौन से हैं, यानी कि कहाँ से उनको ऑब्टेन किया जाता है, कैप्चर कहाँ से किया जाता है. दैट इंक्लूड 7500 किलोमीटर ऑफ कोस्ट लाइन, जो सी या ओशन के किनारे होते हैं वहाँ से, एंड डीप सीज बियॉन्ड इट, यानी कि किनारों से दूर जो गहरा समुद्र होता है वहाँ से भी इनको कैच किया जाता है. पॉपुलर मरीन फिशरीज. अब जो पॉपुलर मरीन फिशरीज है वो कौन कौन सी है? कौन सी फिशरीज है जिनका सबसे ज़्यादा, जिनको कैप्चर किया जाता है, सेल आउट किया जाता है? दैट इंक्लूड पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, टूना, सार्डिन्स एंड बॉम्बे डक.
इनका सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है और ये आपको लर्न होने चाहिए। मरीन फिश आर कोट बाय यूजिंग मैनी काइंड्स ऑफ फिशिंग नेट्स फ्रॉम फिशिंग बोट्स। जो मरीन फिश है उनको कोट किया जाता है, पकड़ा जाता है यूजिंग मैनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट्स। काफ़ी तरह के फिशिंग नेट यूज किए जाते हैं, फिशिंग बोट का यूज करके फिर उनको कैच किया जाता है। Yields are increased by locating large school of fish in the open sea using satellite and echo sounders। अब yield कैसे इंक्रीज की जा सकती है? जो पर्सन इसमें एंगेज हैं, फार्मर्स हैं जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं या फिश को जो कैप्चरिंग करने का काम कर रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा कहाँ पे फिश सबसे ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है? तो उसको लोकेट करने के लिए यूज किए जाती है सैटेलाइट इमेजेस और इको साउंडर, जिससे पता चल जाता है कि कहाँ पे फिश ज़्यादा हैं। नेक्स्ट मेथड आता है कल्चर फिशरीज, जहाँ पे रियरिंग की जाती है। इट इज ऑल्सो नोन एज मैरी कल्चर। मरीन फिश ऑफ हाई इकोनॉमिक वैल्यू आर ऑल्सो फाउंड इन सी वाटर। इसमें हाई इकोनॉमिक यानी कि जिनके ज़्यादा प्राइस मिल सकते हैं, जिनकी ज़्यादा वैल्यू है, उनको भी यहाँ पे कल्चर किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल है? फिन फिशेस यानी कि जो ट्रू फिश है, उसमें इंक्लूड है मुलेट्स, भेटकी, पर्ल स्पोर्ट्स एटसेट्रा। सेल फिशेज जो फिश नहीं है, दैट इज म्यूजल, ओइस्टर्स, प्रॉन्स। उसके अलावा पर्ल ओइस्टर्स फॉर पर्ल दे मेक, जो मोती बनाने वाले ओइस्टर्स हैं, उनको भी इसमें कल्टीवेट किया जाता है। नेक्स्ट मैरीकल्चर। कल्चर ऑफ मैरीन फिन फिशेज, सेल फिशेज एंड सीवीड्स। तो मैरीकल्चर में फिन फिश को ग्रो करना या सेल फिश को या सीवीड्स जो प्लांट्स होते हैं, इन सभी को कल्चर करना मैरीकल्चर में इंक्लूड किया जाता है। इसी से रिलेटेड टर्म आती है एक्वाकल्चर। एक्वा मीन्स वाटर, यानी कि वाटर में जो भी चीज़ें कल्टीवेट की जाते हैं। द ग्रोइंग ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन वाटर बॉडीज। सभी तरह के जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ग्रो किया जाता है वो एक्वाकल्चर में आते हैं। नेक्स्ट है वाई मैरीकल्चर। क्यों करने की जरूरत है मैरीकल्चर? बिकॉज डिमांड फॉर फिश इज इंक्रीजिंग। फिश की डिमांड बढ़ती जा रही है, वाइल द नेचुरल स्टॉक इज डिक्लाइनिंग। जो कैप्चर फिशिंग की जाती है वो नेचुरल सोर्सेज से की जाती है और वहां पे नेचुरल सोर्सेज में फिश का नंबर कम होता जा रहा है, इसलिए मैरीकल्चर इनकी कल्चर करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट टाइप आता है इनलैंड फिशरीज। जो इनलैंड फिशरीज है उसमें क्या चीजें इंक्लूड होती है? इनलैंड फिशरीज का मतलब जो लैंड के ऊपर वाटर बॉडीज है। तो लैंड के ऊपर जो वाटर बॉडीज हैं उसमें रिवर्स, लेक्स या कैनाल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। सो हेयर ऑल्सो कैप्चर एंड कल्चर ऑफ फिशेज इज डन एंड हेयर वाटर इज फ्रेश वाटर। यहाँ पे फ्रेश वाटर का यूज किया जाता है। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज, कौन कौन से फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है जहाँ पे फिशेज को कल्चर किया जा सकता है या कैप्चर जहाँ से किया जा सकता है? दैट आर द कैनाल्स, पॉन्ड्स, रिजर्वोयर्स एंड रिवर्स। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज में ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज भी इंक्लूड होते हैं। अब ब्रैकिश वाटर का मतलब क्या होता है? वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर। जैसे कोई जो रिवर होती है वो सी या ओशन के अंदर मिक्स होती है, तो जहाँ पे उनकी मिक्सिंग शुरू होती है उस जगह पे जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। तो ब्रैकिश वाटर रिसोर्सेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ब्रैकिश वाटर के एग्जाम्पल है एस्चुरीज और लगून्स। एस्चुरी क्या होते हैं? द टाइडल माउथ ऑफ अ लार्ज रिवर वेयर द टाइड मीट्स द स्ट्रीम। टाइडल माउथ, जहाँ पे एक बहुत बड़ी रिवर सी या ओशन के अंदर मिक्स होती है, तो जो उसका माउथ है मिक्स होने का, वहाँ पे जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको एस्चुरी बोलते हैं। लेगून क्या होता है? अ सैलो बॉडी ऑफ वाटर सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय बैरियर आइलैंड्स और रीफ्स। रीफ्स होते हैं जैसे एक तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी सेल से, आउटर कवरिंग से बनता है। तो कोई बड़ी वाटर बॉडी है और उसका कोई हिस्सा अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, तो जो सैलो वाटर बॉडी है, कम गहरा जो पानी है जहाँ पे, उसको बोला जाता है लगून। तो वहाँ पे भी जनरली जो फिश है उसको ग्रो किया जा सकता है, उसको कल्चर किया जा सकता है। Now, capture fishing in inland water bodies give very low yield।
जो कैप्चर फिशिंग है इनलैंड वाटर बॉडीज में, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, अब इनका लिमिटेड नंबर है, तो यहाँ से अगर फिश को कैप्चर भी किया जाता है तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है। मोस्ट फिश प्रोडक्शन इज डन थ्रू एक्वाकल्चर, इसलिए ज़्यादातर जो फिश प्रोडक्शन है वो एक्वाकल्चर के थ्रू किया जाता है, मीन्स उनको कल्टिवेट किया जाता है। सम टाइम फिश कल्चर इज डन इन कॉम्बिनेशन विद अ राइस क्रॉप, कई बार फिश कल्चर को यानी कि फिशेज को किसी दूसरे जैसे क्रॉप प्लांट्स है उनके साथ कल्टिवेट किया जाता है, जैसे पैडी फील्ड्स के अंदर कुछ स्मॉल फिशेज को कल्चर किया जाता है। मोर इंटेंसिव फिश फार्मिंग कैन बी डन इन कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम, और बहुत ही ज़्यादा फिश फार्मिंग की जाती है कंपोजिट फिश कल्चर सिस्टम से। बोथ लोकल एंड इम्पोर्टेड फिश स्पीसीज आर यूज, यहाँ पे लोकल और इम्पोर्टेड दोनों तरह की फिश स्पीसीज को यूज किया जाता है कंपोजिट फिश कल्चर में। अब कंपोजिट फिश फार्मिंग है क्या? कल्टीवेशन, rearing and harvesting of a combination of 5 or 6 fish species in a single fish pond, एक ही वाटर बॉडी के अंदर, एक ही पॉन्ड के अंदर 5 या 6 या उससे भी ज़्यादा स्पीशीज को एक साथ जब मैनेज किया जाता है तो उसको बोलते हैं कंपोजिट फिश फार्मिंग। स्पीशीज आर सिलेक्टेड, अब यहाँ पे जो स्पीशीज कौन कौन सी फिश को हम यहाँ पे कल्चर कर सकते हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है स्पीशीज आर सिलेक्टेड सो दैट दे डू नॉट कॉम्पिटिट फॉर फूड अमंग देम। इस तरीके से फिशेज को सिलेक्ट किया जाता है कि वो आपस में कंपटीशन ना करे ड्यू टू डिफरेंट फूड हैबिट्स, उनकी डिफरेंट फूड हैबिट होनी चाहिए, वो अलग अलग पार्ट में कंज्यूम करने वाली होनी चाहिए, कोई सरफेस के ऊपर रहने वाली होनी चाहिए, कोई बीच वाले जोन में तो कोई बॉटम पे। इस तरह की फिश को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। एज अ रिजल्ट द फूड अवेलेबल इन ऑल पार्ट्स ऑफ द पॉन्ड इज यूज्ड, और जब सबकी फिश की फूड हैबिट अलग अलग होगी तो पॉन्ड के अंदर प्रेजेंट सारा फूड यूटिलाइज कर लिया जाता है। नाउ कंपोजिट फिश कल्चर में किस तरह की जो फिश है हैबिट है वो चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल कैटलस, कैटलस सरफेस फीडर होते हैं, यानी कि पानी की जो सरफेस है उसके ऊपर ही फीड करते हैं, वहां पे जो खाना होता है। रोहूज फीड इन मिडल जोन, रोहू जो होते हैं वो मिडल जोन पानी का जो बीच का पार्ट है वहां पे फीड करते हैं। मृगल्स एंड कॉमन कार्ड्स बॉटम फीडर्स, ये जो बॉटम पे रहते हैं और वहां पे जो खाना पहुंचता है उसको फीड करते हैं। इसी तरीके से ग्रास कार्प्स होते हैं फीड ऑन द वीड्स, जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके ऊपर ये फीड करते हैं। तो पॉन्ड के अंदर जितना भी फूड है चाहे वो किसी भी जगह पे प्रेजेंट है सारा का सारा यूटिलाइज किया जाता है, तो ये एक एडवांटेज भी यहाँ पे बनती है। सो टुगेदर these fish consume all food in pond without competing with each other, बिना एक दूसरे को कॉम्पिटिट किए ये सारे फूड को कंज्यूम कर लेते हैं। दिस इंक्रीजेज द फिश यील्ड फ्रॉम द पॉन्ड, और इससे एक ही पॉन्ड से फिश की जो यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका एडवांटेज जो कंपोजिट फिश कल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर 5 या 6 फिश स्पीसीज को एक साथ ग्रो करने का बेनिफिट क्या है। फर्स्ट, देयर इज नो कॉम्पिटिशन ऑफ फूड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हैबिट, अलग अलग जोन में वो फीड करते हैं तो कोई कंपटीशन नहीं होता फूड के लिए, पहली चीज। सेकेंड, ऑल द फूड प्रेजेंट इन द वाटर इज कंज्यूम्ड, वाटर में प्रेजेंट सभी तरह का फूड पूरी तरीके से कंज्यूम कर लिया जाता है। सो इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस, तो फूड का इफेक्टिव यूज होता है। लेकिन अब इसकी डिसएडवांटेज भी है। अब डिसएडवांटेज क्या होती है इसकी। A major problem in fish farming, in composite fish farming, is the lack of availability of good quality seeds. अच्छी क्वालिटी के सीड मिल पाना, सीड का मतलब यहाँ पे होता है कि जो इसके फर्टिलाइज्ड एग्स होते हैं उनका मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। अब मुश्किल क्यों है? बिकॉज मैनी ऑफ दीज फिश ब्रीड ओनली ड्यूरिंग मानसून, क्योंकि ज़्यादातर फिश सिर्फ मानसून सीजन में ब्रीड करती हैं, और सारी फिश अगर मानसून सीजन में ब्रीड करेंगे तो इनके जो सीड्स हैं वो मिक्स हो जाएंगे, हमें प्योर सीड नहीं मिल सकते हैं एक पर्टिकुलर फिश के। इवन इफ फिश सीड इज कलेक्टेड फ्रॉम द वाइल्ड इट इज कैन बी मिक्स विद सीड्स ऑफ अदर फिशेज, तो कहीं से भी हम कलेक्ट करें, वाइल्ड कंडीशन से भी अगर हम कलेक्ट करते हैं, वाइल्ड का मतलब किसी नेचुरल वाटर बॉडी से, तो भी उसके अंदर उनके सीड्स के साथ दूसरी फिश के सीड भी इंक्लूड होंगे, तो हमें प्योर सीड यहाँ पे नहीं मिल सकते हैं। ये इस मेथड की डिसएडवांटेज है। लेकिन इस डिसएडवांटेज को फिर सोल्व कैसे किया जाता है, क्या सॉल्यूशन है इस डिसएडवांटेज के लिए? सोल्यूशन,
ब्रीडिंग दिस फिश इन पॉन्ड यूजिंग हार्मोनल स्टिमुलेशन। अगर इन फिश को अलग अलग टाइम पे पॉन्ड के अंदर हॉर्मोन्स के स्टिमुलेशन से, जैसे हार्मोन जो स्प्रे कर दिया जाए और उससे फिर वो ना कि मानसून सीजन बल्कि अलग अलग सीजन में अगर वो ब्रीड करते हैं तो एक टाइम में एक ही फिश के सीड्स मिल सकते हैं, और अब हमें पर्टिकुलर क्वालिटी वाले सीड्स मिल जाएंगे तो हम उसको आसानी से कल्चर कर सकते हैं। दिस हैज़ एंश्योर्ड द सप्लाई ऑफ प्योर फिश सीड्स इन डिजायर्ड क्वांटिटीज। इससे हमें प्योर फिश सीड, और वो भी डिजायर्ड क्वांटिटीज में, जितने चाहिए उतने क्वांटिटी में मिल सकते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द कंपोजिट फिश फार्मिंग एंड फिश प्रोडक्शन। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट दैट इज बी कीपिंग और एपीकल्चर। जो बी कीपिंग है उसी को एपीकल्चर बोलते हैं, यानी कि हनी बी को रियर यहाँ पे किया जाता है। रियरिंग, केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज फॉर ऑब्टेनिंग हनी, वैक्स एंड अदर सब्सटेंसेस। हनी के लिए, वैक्स के लिए, दूसरे सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए जो मेथड यूज किया जाता है उसको बी कीपिंग या एपीकल्चर बोलते हैं। हनी के अंदर कुछ कंटेंट होते हैं, लाइक 20 to 40% वाटर होता है, 6 to 80% शुगर होता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज इसमें ज़्यादा होता है, 0.22 से 0.3% मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, प्रोपोलिस केमिकल्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जिनके मिक्सिंग से तैयार होता है। हनी इज़ वाइडली यूज्ड, ये काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और एनर्जी कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। हेंस एपीकल्चर हैज़ बिकम एन एग्रीकल्चरल एंटरप्राइज, इसलिए ये एक बिजनेस बन गया है। नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स। हनी जो बी कीपिंग है या एपीकल्चर, उसके करने से फ़ायदे क्या हैं। इट नीड्स लो इन्वेस्टमेंट, एक तो इसमें पैसा कम खर्च होता है। सेकंड, एडिशनल इनकम जनरेटिंग सोर्स, ज़्यादा इनकम इसमें जनरेट हो जाती है। इसके अलावा इन एडिशन टू हनी द बी हाइव्स आर अ सोर्स ऑफ वैक्स, इसमें हनी के अलावा जो वैक्स है वो भी मिलता है। वैक्स जिसको वेरियस मेडिकल प्रिपरेशन में यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में यूज किया जाता है। अब कौन सी बीज हैं की वैरायटीज़ हैं जिनका यूज किया जाता है कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए। तो लोकल जो ब्रीड्स हैं उसमें इंक्लूड है एपिस सेराना इंडिका, जिसको इंडियन बी बोलते हैं। ये मिडल साइज की होती है और इसी का ज़्यादातर यूज किया जाता है एज अ लोकल ब्रीड। एपिस डोरसाटा रोक भी होती है, इसमें हनी का प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है, लेकिन ये काफ़ी स्टिंग करने वाली होती हैं, काफ़ी बाइट करने वाली होती हैं। एपिस फ्लोरी ये काफ़ी लिटिल बी इनको बोलते हैं, और इससे भी जो हनी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा नहीं होता है। अब एक्जोटिक ब्रीड की बात करते हैं। इटालियन बी वैरायटी जो बाहर की वैरायटी है, एपिस मेलिफेरा इसको बोलते हैं। इसका जनरली यूज किया जाता है कॉमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए, यानी कि लार्ज स्केल पे हनी प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें क्यों जो इटालियन बी है एपिस मेलिफेरा, उसका ही यूज क्यों किया जाता है, तो इसकी कुछ क्वालिटीज़ है। फर्स्ट, दे हैव हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी, इनकी हनी कलेक्शन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये काफ़ी ज़्यादा हनी कलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड, दे स्टिंग समवट लेस, ये बहुत ही कम काटती हैं, यानी कि स्टिंग बहुत ही कम करती हैं। दे स्टे इन अ गिवन बीहाइव फॉर लॉन्ग पीरियड, ये एक ही बीहाइव छत्ते के अंदर लंबे टाइम तक रहती है, तो बार बार कैप्चर करना और उसको सेट करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। एंड फोर्थ, दे ब्रीड वेल, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीड करती हैं, मीन्स इनका नंबर काफ़ी स्पीड से बढ़ता है, तो स्पीड से नंबर बढ़ने से जल्दी बीहाइव ऑब्टेन हो जाता है और बीहाइव फुल हो जाता है, जिससे हनी प्रोडक्शन भी बढ़ता चला जाता है। Now the next thing, that is the value and quality of honey. Value and quality of honey depends, कौन सी चीज़ें जिनके ऊपर हनी की वैल्यू या क्वालिटी डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है पास फ्रेज पे। 1 मार्क के क्वेश्चन में और 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछा जाता है व्हाट इज मीन बाय पास फ्रेज। तो पास फ्रेज का मतलब होता है फ्लावर्स अवेलेबल टू द बीज फॉर नेक्टर एंड पोलन कलेक्शन। बी को कौन से फ्लावर्स अवेलेबल हैं, नेक्टर यानी कि जूस जो होता है फ्लावर्स का वो कलेक्ट करने के लिए, और पोलन ग्रेन के कलेक्शन के लिए। काइंड ऑफ फ्लावर्स, अब जो जिस तरह के फ्लावर्स अवेलेबल होंगे, काइंड ऑफ फ्लावर्स डिटरमाइन द टेस्ट ऑफ द हनी। हनी का टेस्ट कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि कौन से फ्लावर उसको मिल रहे हैं नेक्टर या पोलन कलेक्शन के लिए। जितने अच्छे तरह के फ्लावर्स होंगे उतना ही अच्छा नेक्टर और पोलन ग्रेन होंगे, तो उतनी अच्छी क्वालिटी का हनी होगा।
जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर जो फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं वो बेस्ट क्वालिटी के होते हैं, इसलिए वहाँ का जो हनी है वो भी बेस्ट क्वालिटी का कंसिडर किया जाता है। सो दैट इज ऑल अबाउट द एपीकल्चर और बी कीपिंग। तो इसी के साथ आपका जो चैप्टर है एनिमल हस्बेंड्री वो कंप्लीट हो जाता है। उसमें हमने 4 पार्ट स्टडी किए हैं, कैटल फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिश प्रोडक्शन एंड द लास्ट वन बी कीपिंग। सो दैट इज ऑल अबाउट द एनिमल हस्बेंड्री।